Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में. So these are the articles which we are going to discuss today. सबसे पहले आपके सामने एक आर्टिकल है विच इज़ द ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन 3.0. दैट मीन्स हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 के बारे में. महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल अपने आप में बहुत ज़्यादा, लेकिन इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं. हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन किस तरीके से होता है. सबसे पहले इंडिया में आपको एक मिनिस्ट्री देखी जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जानते हैं. एक बड़ी बॉडी है जिसके अंदर मल्टीमीडिया एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन, प्रिंट मीडिया, चाहे आप प्रसार भारती की बात कर लें, प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग की बात कर लें, सभी को डील करता है. इसी के अलावा आपको एक और नाम कई बार सुनने मिलता है ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड विच इज़ दी ट्राई, विच मीन्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये जितने भी हमारे टैरिफ्स पेबल होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी यहाँ पर काम करती है इट इज़ दी ट्राई. नेक्स्ट आपको देखने मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड मॉनिटरिंग सेंटर. इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ये सुपरवाइज कर सके, मॉनिटर कर सके और रिकॉर्ड कर सके उन सारे कंटेंट्स को जिनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से, और यहाँ पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इन सभी को मॉनिटर किया जा सके. इसी के साथ आपको एक और नाम कई बार सुनने मिलता है विच इज़ दी प्रसार भारती. प्रसार भारती की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी हो जाती है जिसे सेट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा अंडर दी प्रसार भारती एक्ट ऑफ 1990. यहाँ पर आप देखेंगे और कंप्राइज किया गया था इसके अंदर दूरदर्शन, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट और आकाशवाणी को. तो आप याद रखेंगे दूरदर्शन और आकाशवाणी आपको प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत देखने मिले. और लास्टली हमारे पास आ जाता है केबल नेटवर्क एक्ट 1995. इसकी अगर हम बात करें तो ये गवर्न करता है ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन को. इसके अंदर आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती हैं अलग अलग मॉनिटरिंग एजेंसीज ताकि एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके. चलिए, आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर है. अब चूंकि हमें ये आर्टिकल समझना है, हमें रेगुलेशन बिल 3.0 समझना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये बिल है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है. अब देखिए, एक बिल लाया गया, एक ड्राफ्ट यहाँ पर पेश किया गया. कारण क्यों? देखिए, इंडिया में जब हम सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग बिल की बात करते हैं तब हम बहुत पीछे चले जाते हैं 1997 में. 1997 के बाद हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ चेंजेस हमें देखने मिले. जो लास्ट इनिशिएटिव था, जो लास्ट चेंजेस करने की बात की गई थी वो थे 2007, और 2007 से लेके आज तक की बात करेंगे आप तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव हमारे पास देखने के लिए नहीं है, इनको लाने के लिए एक OTT प्लेटफॉर्म्स और बाकी सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए फाइनली एक बिल यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है विच इज़ द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल. मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? एक कंसोलिडेटेड लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना जितने भी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर्स हैं उनको लेकर. कारण क्यों? देखिए, मॉडर्नाइजेशन की बात की जा रही है. जब हम बात कर रहे हैं केबल नेटवर्क एक्ट, आप याद करिए मैंने आपको बताया था केबल नेटवर्क्स एक्ट 1995. केबल नेटवर्क एक्ट को यहाँ पर रिप्लेस करना है. कारण क्यों? आज की डेट में क्या आप सिर्फ केबल टीवी पे सब कुछ देख रहे हैं? नहीं, OTT भी आपके पास है, एक्सटेंशन करना भी ज़रूरी है. इसीलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें इसका जो पेरिफेरी है, इस रेगुलेटरी परव्यू को OTT कंटेंट तक लेकर जाना है. डिजिटल न्यूज़ को भी हमें करना है, करंट अफेयर्स को भी हमें यहाँ पर करना है, जिनको आज की डेट में रेगुलेट किया जा रहा है थ्रू द इंफॉर्मेशन एक्ट 2000. और इसी के तहत अलग अलग एम्बिग्यूटीज़ को एक साथ लाने के लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल. रेगुलेशन की बात करें तो ये एक रेगुलेटरी प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को इन अ सिंगल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. चाहे आप OTT की बात कर लें, केबल नेटवर्क की बात कर लें, आप आकाशवाणी की बात कर लें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को उठा लीजिए, सभी को इसके अंदर लिया जा रहा है. चूंकि ये मॉडर्न बिल है, इसका मतलब ये एक डायनेमिक वर्ल्ड की बात कर रहा है जिसके अंदर OTT
OTT, डिजिटल मीडिया, DTH, IPTV, प्रॉम्प्टिंग टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एवोल्यूशन, सारी चीज़ों को कंप्राइज किया गया है। चूँकि यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर एक साथ लेकर आया गया है, हर चीज़ की एक टेक्निकल डेफिनेशन पहले से तैयार की गई है। क्योंकि कंटेंट एवोल्यूशन कमेटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कंटेंट एवोल्यूशन कमेटी को, जो कि अपने आप में सेल्फ रेगुलेटरी होगी। मुख्य उद्देश्य होगा जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो टर्म्स हैं, उसके हिसाब से कंटेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करना। इंक्लूसिविटी है इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा, देखिए इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, दैट इज़ इंक्लूसिव इन नेचर। ठीक है, अब आपको समझना होगा इंक्लूसिविटी की मतलब क्या। आप और हम तो टीवी पे कोई कंटेंट चलता है, हम देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द डिफरेंटली एबल पीपल। सो यहाँ पर इस पूरे कंटेंट को एक्सेसिबल बनाना है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। सबटाइटल्स का यूज़ करिए, ऑडियो डिस्क्रिप्शंस का यूज़ करिए, साइन लैंग्वेज को यूज़ करिए, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा और इसमें ऐड कर दिया जाएगा डिसेबिलिटी ग्रीवियंस ऑफिसर को, जो इन सारे सिस्टम्स को लेकर यहाँ पर काम करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए कंटेंट एवोल्यूशन कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, जो कि सेल्फ रेगुलेटरी होगी नेचर में। इसी के अलावा एक और ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, जो कि एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या प्रोग्राम्स के कोड होना चाहिए, क्या एडवर्टीजमेंट के कोड होना चाहिए और वायलेशन होने पर क्या होगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, एक ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सुलझाया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर पेनाल्टी की भी बात की जा रही है। सपोज जो ऑपरेटर्स हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, अगर एडवाइजरी, वार्निंग या सेंसर्स के अगेंस्ट जाकर भी यहाँ पर कोई कंटेंट देते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। ओके, सो दिस व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर आर्टिकल अब क्या बात कर रहा है। आप इसको समझने के बाद आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम राइटर की बात करें तो राइटर ने कुछ कंसर्न शो किए। इन्होंने बोला है कि चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये एक ब्रॉड नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, ऑपरेटर्स को भी इंक्लूड कर रहा है, ब्रॉडकास्टर्स को भी इंक्लूड कर रहा है, सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर रखे जाएंगे और एक कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत इसको यहाँ तैयार किया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट ये इस तरीके की मैथोलॉजीज भी यूज़ करेगा जो यूजर ऑडियंस मैनेजमेंट पे काम करेंगी, जो रेटिंग डेटा को मैनेज करेंगे। एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा जिसमें जो रेटिंग है वो बिकेगी नहीं। सैटेलाइट टेलीविज़न बिजनेस यहाँ पर एक पूरा का पूरा रेगुलेट हो पाएगा। जो प्राइवेट एक्टर्स हैं जो टेरिस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट में आपको देखने मिल रहे हैं वो भी यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर आ सकते हैं। हालांकि अगर हम इसके पॉजिटिव साइड्स की बात भी कर रहे हैं तो हमें इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी समझने होंगे। नेगेटिव साइड्स क्या? देखिए जहाँ पर एक तरफ हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं बिल के अंदर आप देखिए जो सब्सक्राइबर हैं उनके अधिकारों को लेकर या उनके सेफ गार्ड को लेकर कोई खास बात नहीं की जा रही है। दूसरा, ऑडियंस की प्राइवेसी के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पर समझें तो बिल एक्सपांड कर रहा है डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज इन इंक्लूडिंग ओवर द टॉप कंटेंट सप्लायर, रेजिंग जुडिसडिक्शल इशू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन से हमें देखने के लिए मिल सकते हैं और इसी की वजह से जो न्यूज़ आउटलेट है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न है विच इज़ द कंटेंट एवोल्यूशन कमेटी। याद करिए ये मैंने अभी आपको बताया था, कंटेंट एवोल्यूशन कमेटी CEC। ये यहाँ पर ओवरसाइट की बात करी जा रही है कि एक सेल्फ सर्टिफिकेशन मैंडेट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन चैलेंज की बात करें तो जो इंक्लूजन है OTT कंटेंट सप्लायर्स, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ हमें टेरिटोरियल कंटेंट डिस्प्यूट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। सो क्या सजेशन हमें करने की ज़रूरत है? कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर ओनरशिप के मैटर पे सब कुछ चुप है। जैसे ट्राई के पेपर की अगर हम बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल डज नॉट एड्रेस इशू ऑफ ओनरशिप, दे आर ओवरलुकिंग इट।
यहाँ पर क्रॉस चेक कहीं से कहीं तक आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर बात की जा रही है कि इस बिल के साथ गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अधिकार आ जाएंगे कि वो ब्रॉडकास्टिंग को यहाँ पर किसी भी तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टीजमेंट कोड है उसका यहाँ पर वायलेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बातें अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस पूरे आर्टिकल में जहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे भी चर्चा कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। एंड इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस। देखिए सितंबर की बात करें अगर हम, यूनियन गवर्नमेंट ने 6 मेंबर का पैनल यहाँ पर बनाया था ताकि जो वन नेशन वन वोट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया जा सके, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट दी लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और दी लोकल बॉडी। इस पैनल के टास्क की अगर हम बात करें तो इनको स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या करने पड़ेंगे वो बताना होगा, लीगल चेंजेस क्या रिक्वायरमेंट है वो बताने होंगे, और वहीं अगर हम देखेंगे एक ओपिनियन इन्हें देना होगा कि क्या इन सारे अमेंडमेंट से जो हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली के थ्रू ये पास हो सकते हैं या नहीं, और आर्टिकल 368 यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट के साथ हम करंट सिनेरियो के साथ अगर जाए तो पहले 4th जनरल इलेक्शन इंडिया में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन हमें देखने मिलेंगे फॉर दी लोकसभा एंड दी स्टेट असेंबली। वहीं सब्सिक्वेंट सेपरेशन देखने मिला हमें ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन बाय द कांग्रेस। आज की डेट में अगर हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शन कॉन्साइड कर जाते हैं असेंबली इलेक्शन के साथ इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। दूसरा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पुश भी समझिए इस साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर। तो ये जो प्रपोजल है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, ये यहाँ पर लगातार सपोर्ट किया जा रहा है बाय दी करंट गवर्नमेंट, जो कि 2014 में आपको पावर में देखने के लिए मिली। वहीं 2017 में अगर हम देखें तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट यहाँ पर रख दी वेयर दे हैव सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे इसके हो सकते हैं, जो अलग अलग हमारे खर्चे होते हैं, सारी चीज़ें वो कम होंगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आप देखेंगे लॉ कमीशन ने भी एक ड्राफ्ट यहाँ पर रिलीज़ किया 2018 में, और उन्होंने बताया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट होने चाहिए, क्या प्रपोजल हो सकते हैं रिलेटेड जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए हमें कुछ चीज़ें समझनी है कि क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं इसके फेवर में और क्या इसके अगेंस्ट में बातें हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो फेवर में क्या बोल रहे हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करें तो लोगों का बोलना है इसकी वजह से रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो हैं, चाहे स्टेट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ये कम हो जाएगा। ऐसे में जो जनता का पैसा है, जो पब्लिक मनी है, जो अननेसेसरी वेस्ट हो रही है, देखिए 2 बार इलेक्शन होंगे, 2 बार अलग अलग चीज़ें करनी होंगी, इससे बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। सबसे पहले तो हम इसे बचा पाएंगे। दूसरा, जो इतनी हमारी लंबी इलेक्टोरल साइकिल है, ठीक है, इसको यहाँ पर जिसकी वजह से देखिए कई बार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि बात आपके नेशन की है, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो एक चैलेंज होता है उसको भी हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत लंबे टाइम के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो नेशनल इलेक्शंस की तरफ बिजी होती हैं। ऐसे में अगर हम उनको टाइमली फ्री रखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तीसरे पॉइंट की बात करें, 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये बोल रहे हैं सेपरेट इलेक्शन कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है उसको हिंडर कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं, पार्टीज़ अपनी अपनी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देने लगती हैं, पॉपुलिस्ट स्कीम्स को यहाँ पर ला दिया जाता है और कहीं ना कहीं जो फंड्स हैं वो यहाँ पर बिगड़ने लगते हैं। अब देखिए जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है ये कहीं ना कहीं जो मनी का रोल होता है इलेक्शन में उसको कम कर देगा। अलॉन्ग विद दैट ECI विच इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पास भी बहुत सारी रेगुलेटरीज़ के लिए
आसान काम होगा, समय होगा और एक साथ सारी चीज़ों को एक साथ कंडक्ट करवाया जा सकेगा। ऐसे में रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये सारे जितने भी नेशनल इश्यूज़ हैं इन पर भी लगाम लगाई जा सकती है। बहुत सारे इलेक्शन होने की वजह से, बहुत सारे वोट होने की वजह से वोटर भी जो है वो बहुत फटीग महसूस करते हैं कि यार व्हाट इज़ दिस, आज इनको वोट डाल रहे हैं, कल उनको वोट डाल रहे हैं। सो यहाँ पर भी नेशन इंटरेस्ट में देखिए एक रिजुविनेशन देखने के लिए मिलेगा, वेयर एवरीवन कैन कम फॉरवर्ड एंड दे कैन कास्ट देयर वोट। तो ये तो बात हो गई। चलिए अभी के केस में नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस। देखिए क्रिटिसिज्म का बोलना ये है कि जो सेंटर है ये कहीं ना कहीं जो कंट्री की फेडरल स्पिरिट है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ओके, स्पेशली अगर आप देखेंगे जो इनएडुकेट कंसल्टेशन हमें देखने मिल जाएगा। बोला जा रहा है कि किसी से सलाह नहीं ली गई, बाकी जो पार्टीज़ हैं उनसे कोई यहाँ पर बात नहीं की गई। वही साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से देखिए जो लोकल और रीजनल इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं साइड लाइन चले जाएंगे। नो डाउट हम नेशनल इंटरेस्ट को तो फेवर कर देंगे, बट नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये नहीं है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो रीजनल जगह हैं, जो रीजनल मुद्दे हैं उनको ओवरलुक किया जाए। वहीं यहाँ पर बात की जा रही है कि कॉस्ट सेविंग बेनिफिट तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो नेसेसिटी, जो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है, लाइक हमें बहुत सारी ईवीएम्स चाहिए, बहुत सारे वीवीपैट्स चाहिए, इन सभी पर भी तो फिर उससे डबल खर्चा आपको देखने के लिए मिलेगा। तीसरी बात यहाँ पर बोली जा रही है कि जो बाइनियल इलेक्शन होंगे और बाय इलेक्शन होंगे वो फिर भी होते रहेंगे और उसकी वजह से आपको एक्सपेंसेस करने होंगे। सो फ्रीक्वेंट इलेक्शन का मतलब होता है कहीं ना कहीं वोटर के अंदर एक एंथुजियाज्म बना होता है, ओके नाउ वी हैव टू गो एंड वी हैव टू वेट, जिसकी वजह से एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एक ही बार में सब करवा देंगे तो देखिए कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं, वोटर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें हिंडर होता हुआ नज़र आएगा। तो ये तो यहाँ तक इतनी बात हो गई। ये तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए जो फेवर में दिए गए हैं और इसके अगेंस्ट में दिए गए हैं। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दी कि क्या लीगल और कॉन्स्टिट्यूएंशियल इश्यूज हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन साइमल्टेनियसनेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अमेंडमेंट्स हमें करने होंगे, कम से कम 5 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, इंक्लूडिंग जहां पर ड्यूरेशन की बात की गई है, डिसोल्यूशन की बात की गई है लोकसभा और स्टेट असेंबली की, उनमें चेंजेस लाने होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कम से कम 2/3 जो मेजॉरिटी है, ठीक है, कम से कम 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में हमें इसको पास करवाना होगा। वहीं कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 368 दे हैव टू रेक्टिफाई इट। अगर वो रेक्टिफाई नहीं करती हैं तो इसको हम लागू नहीं कर सकते। करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप को हम देखते हुए चलें तो आज की डेट में ये जो पूरी स्टेट लेजिस्लेचर से इस तरीके की उम्मीद है कि सभी एक मेजॉरिटी से इसे पास कर देंगे, इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। तीसरा जो जुडिशियल रिव्यूज़ है अमेंडमेंट एक्ट करने का, सेंटर स्टेट रिलेशन का, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है, लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा है विच इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में हमें देखने मिलेंगी, क्योंकि हर स्टेट का एक स्पेसिफिक पंचायती राज एक्ट है, हर स्टेट का अपना एक म्यूनिसिपल एक्ट है। ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें स्टेट्स को देखने के लिए मिलेंगी जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी। चलिए, ये तो था पूरा आर्टिकल के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिए हैं और उनके पूरी डिटेल दी है, उनको देख लेते हैं जस्ट फॉर रिवीजन कि ये क्या है। आर्टिकल 171 क्लॉज 1 से लेके 174 क्लॉज 2 जो कि बात कर रहा है ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज, याद रखिएगा। दूसरा आर्टिकल 85 क्लॉज 1 एंड 174 सब क्लॉज 2 की बात करें तो जो अलाउ कर देता है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में और 174 क्लॉज 2 में गवर्नर को कि ये लोकसभा को और विधानसभा को यहाँ पर उनका टेन्योर या ड्यूरेशन पूरा होने के पहले डिसॉल्व कर सकते हैं, जो कि 5 साल है। ठीक है, कोई जो सरकमस्टांस है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और उसकी फुलफिलमेंट होती है तो आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट और 174 क्लॉज 2 में गवर्नर ऐसा निर्णय ले सकते हैं। तीसरा यहाँ पर एक और आर्टिकल डिस्कस किया गया है विच इज़ द आर्टिकल 83 क्लॉज 2 जो कि अलाउ कर रहा है
कि टेन्योर ऑफ लोकसभा को एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए अंडर आर्टिकल 352। आपको पता है हम इमरजेंसी की बात करते हैं। वहीं आर्टिकल 172 क्लॉज 1 बात कर रहा है ऐसे सिमिलर प्रोविजंस बनाना स्टेट असेंबलीज के लिए, एंड जो ये प्रोविजन है दे वुड नीड टू बी रिपील। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर लाया गया था 10 शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, और बाद में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन SR बोम्मई केस 1994 फॉलोड बाय द हाई कोर्ट जजमेंट रामेश्वरम प्रसाद 2006 डिसीजन लिया गया कि डिसॉल्व कर दिया जाए विधानसभा को और प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज कर दिया जाए अंडर आर्टिकल 356 जो कि जुडिशियल रिव्यू का अभी भी एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। ओके चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको याद रखना होगा। 7th शेड्यूल यहाँ पर आ जाएगा, लिस्ट 2 यहाँ पर पिक्चर में आ जाएगी। आपको आर्टिकल 243 क्लॉज ई, 243 सब क्लॉज यू, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो जिन पर यहाँ पर हैम्पर हो सकता है। सो इन द एंड ऑफ द डिस्कशन यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ दीज आर्टिकल। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल राउज एकेडमी ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इस पूरे आर्टिकल का डिस्कशन मिल जाएगा इन द PDF फॉर्मेट इटसेल्फ विद द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वट एवर वी आर डिस्कसिंग हेयर। ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड अगर आपके हाथ में न्यूज़पेपर है एंड वाइल डिस्कसिंग इट, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो न्यूज़पेपर को सामने रखिए एंड अंडरलाइन दोज फैक्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि PDF से पढ़िए या कहीं से भी पढ़िए, एट द एंड हमारी कोशिश है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना और उसे समझना आना चाहिए। चलिए, सो हेयर आर ईच एंड एवरी सिंगल आर्टिकल विच हैव बीन डिस्कस्ड in this particular article, like article 356, 10th schedule, article 172, etc, etc. So moving on to the next article of the day, बात करते हैं 2.23 lakhs करोड़ to buy 97 Tejas jets एंड 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल विच इज़ द DAC, जिसको डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर लीड कर रहे हैं, हु इज़ मिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने इनिशियल अप्रूव कर दिया है डिफेंस एक्विजिशन प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ ऑफ रुपीज़ 2.23 लाख करोड़ रुपीस का। ये जो अप्रूवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी आर्म फोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगी। और यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल जाएगा तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बात करें तो तेजस यहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम मार्क 1A के नाम से भी जानते हैं, इसको यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं, स्पेशली स्टैंड ऑफ सिचुएशन जो चाइना और ईस्टर्न लद्दाख में हमें देखने मिल रही है, वहाँ। दूसरा, 156 प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर आर्मी और IAF में इंक्लूड किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोज किया है कि जो अभी वर्तमान SU-30s हैं, जो फाइटर फ्लीट्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा जिन्हें बनाया गया है, इनको यहाँ पर इम्प्रूव करना। अलॉन्ग विद दैट एंटी टैंक म्यूनिशंस जो हैं हमारे, डिनाइल म्यूनिशन ADM टाइप 2 एंड टाइप 3, उनको भी इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। हम समझ लेते हैं तेजस के बारे में, हम समझ लेते हैं प्रचंड के बारे में। चलिए, LCA तेजस की बात करें अगर हम, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है भाई, अगर हम बात करें तो इनका जो डिज़ाइन है, ये यहाँ पर एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और प्रिसीजन गाइडेड वेपन के फॉर्म पर काम करता है। एयर टू एयर रीफिलिंग की कैपेसिटी भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्पीड की बात करें तो इट इज़ दी मैक 1.8 की स्पीड पर ये आपको रन करते हुए दिखाई देंगे। मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इट इज़ 4000 किलोग्राम, जो कि इसे अपने आप में यूनिक डिज़ाइन यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो तेजस को मैन्युफैक्चर करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, विच इज़ दी HAL। डिज़ाइनिंग की बात करें तो एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट
डेवलपमेंट एजेंसी विच इज़ द ADA, ये इसको यहाँ पर डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करती है। इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है जब हम LCA की बात करते हैं? तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था जिसे शुरू किया गया था 1984 में, ताकि रिप्लेस किया जा सके जो बूढ़े हो चुके हमारे MiG-21 फाइटर प्लेन्स हैं इनको। और यहीं पर LCA प्रोग्राम के अंदर एयरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर काम करती है, ये LCA प्रोग्राम बनाने का काम कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया, इसके अलग अलग अगर हम वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो बेटा आप याद रखेंगे ये अलग अलग वेरिएंट्स पे काम करता है। जैसे तेजस ट्रेनर, तेजस ट्रेनर की बात करें तो 2 सीटर ऑपरेशनल कन्वर्जर ट्रेनर है, ट्रेनिंग एयरफोर्स पायलट्स के लिए। LCA नेवी है जो कि ट्विन एंड सिंगल सीट कैरियर कैपेबल है। LCA तेजस नेवी MK2 है जो कि अलग दूसरे वेरिएंट देखने मिलते हैं। देन MK1A की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, MK1A एक इम्प्रूवमेंट है LCA तेजस MK सीरीज में। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर सिनेरियो इज वर्किंग। बात करते हैं प्रचंड की, तो आप याद रखेंगे प्रचंड इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अगेन इसे डेवलप कौन करेगा? हमेशा की तरह HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स। आगे अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो सारी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मल्टी रोल कॉम्बैट एयर हेलीकॉप्टर है। इंडिया ने 1999 के कारगिल के बाद ये चीज़ सीख ली थी कि हमें होम ग्रोन हेलीकॉप्टर्स की बहुत आवश्यकता है। इसको डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि जो हमारी फोर्सेज हैं डेजर्ट और माउंटेनियस एरियाज़ में उसको यूज़ कर सकें। रेंज की बात करें तो 700 किलोमीटर की इसकी रेंज हमें देखने मिल जाएगी। फ्लाइट सीलिंग की बात करें तो हाईएस्ट अमंग ऑल अटैक हेलीकॉप्टर्स जो आपको दुनिया में देखने मिल रहे हैं, उतनी ही आपको इसकी कैपेबिलिटी देखने मिलेगी। लैंडिंग एंड टेक ऑफ एल्टीट्यूड्स की बात करें तो ये 5000 मीटर मतलब 16,400 फीट की ऊंचाई की इसकी कैपेबिलिटी है। वेपन्स की बात करें तो ये लीथल वेपन्स को भी कैरी कर सकता है और टारगेट्स को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाई द तेजस, अगर आप बात कर रहे हैं तेजस एंड प्रचंड की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो प्रचंड है 65 प्रचंड्स को हमें इंडियन एयरफोर्स में यहाँ पर इंक्लूड करना है और 97 प्रचंड्स को आर्मी में, ताकि हम चाहे एयर फॉर्म में बात करें या चाहे डिजर्ट्स में हमें प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़े, दोनों जगह पर इंडिया पूरी तरीके से तैयार रहे। चलिए, moving on to the next article of the day, and we are talking about the loss and damage fund, जिसको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है on day 1 of COP28 summit। देखिए, COP28 की हम बात कर रहे हैं, UAE में यहाँ पर सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं और यहीं पर चर्चा करनी होगी विस्तार में लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। मेंबर कंट्रीज़ ऑफ COP28 एग्री कर चुकी हैं कि ये एक ऑपरेशनल लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पर बनाएंगे, ताकि जो कंपेंसेशन है नेशंस का जो ऑलरेडी ग्रैपल कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इशू से लेकर, वो यहाँ पर उनको कंपनसेट किया जा सके। ये जो फंड है ये वर्ल्ड बैंक में यहाँ पर बेस करेगा, लेकिन इसको जो मैनेज है वो इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी के द्वारा यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ये फंड है क्या एंड व्हाट आर द अदर इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजीज रिलेटेड विद इट। देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें तो एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसको डिज़ाइन किया जा रहा है, जो इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्लाइमेट चेंज के, जिनको अब ना तो अवॉइड किया जा सकता है ना ही इन्हें किसी अडॉप्टेशन के थ्रू मिटिगेट किया जा सकता है। ठीक है, उनको यहाँ पर देखना, ये जो फंड है ये रिकॉग्नाइज कर रहा है और एम करता है कि कंपनसेट कर दिया जाए उस रियल लॉस को जिसको वो सारी कंट्रीज फेस कर रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो चुकी हैं। वो कम्युनिटीज़, वो कंट्रीज़, वो इकोसिस्टम जिसको अब ना तो यहाँ पर मिटिगेट किया जा सकता है ना ही कॉन्सिक्वेंस को रिवर्स किया जा सकता है। ये जो लॉसेस हैं ये मॉनेटरी वैल्यू से बहुत दूर जा चुके हैं। ह्यूमन राइट्स इनसे यहाँ पर
हैम्पर हो चुकी हैं, लोगों की वेल बीइंग, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर ख़राब हुई है। ऐसे में यहाँ पर एक कंपनसेशन की बात की जा रही है। बात करें कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो देखिए पिछले 30 सालों से अगर हम बात करें तो एक लगातार एफर्ट किया जा रहा था कंट्रीज़ के द्वारा, नेशंस के द्वारा, कि जो सरफेस टेम्परेचर है अगर 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो बहुत सारी कंट्रीज़ इससे नुकसान देखेंगी। और यहीं पर जब हम याद करते हैं COP19 को, देखिए एवरी सिंगल थिंग इज़ रिलेटेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। COP19 की अगर आप बात करेंगे, जो फॉर्मल एग्रीमेंट था 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन वर्सा ऑफ पोलैंड 2030, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था LND फंड को। याद रखेंगे COP19 कहाँ पर हुआ था? वर्सा ऑफ पोलैंड। ठीक है, ये जो फंड है ये स्पेसिफिकली क्रिएट किया जा रहा है ताकि फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जा सके इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस को, जो कि ऑलरेडी लॉस और डैमेज यहाँ पर फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। अब सारी चीज़ें अच्छे होते हुए भी इसके कुछ क्रिटिसिज्म हमें देखने मिलते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये होता है कि दो ये ऑपरेशनलाइज हो चुका है, लेकिन आज की डेट में भी स्पेसिफिकेशन कि कितना होगा, क्या होगा, वो सारी बातें यहाँ पर नहीं की जा रही हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक इसका होस्ट है, और रिच कंट्रीज़ की जब भी बात करते हैं तो दे एडवोकेटिंग फॉर द वर्ल्ड बैंक होस्टिंग द फंड, जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी नेशनल बॉडीज़ होती हैं वो डेवलपिंग नेशंस के हाथों की कठपुतलियाँ हैं। वहीं एक डिफाइंड रिप्लेनिशमेंट साइकिल यहाँ पर मिसिंग है, जो कि अपने आप में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ फंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज टॉकिंग अबाउट द इंडिया सेट टू लॉन्च एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने अनाउंस कर दिया अपने उस प्लान को, जहां पर ये पहली एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्स-रे सोर्सेस। अब देखिए, एक्सपोसैट की बात करें इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, दुनिया में अगर आप बात कर रहे हैं नासा के बाद, नासा ने इमेजिनिंग एक्स-रे पॉलिमेरिटी एक्सप्लोरर, जिसे हम आईपेक्स के नाम से जानते हैं, इसको लॉन्च किया था 2021 में। और इसके बाद अगर कोई दूसरा एक्स-रे मिशन यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है तो इट इज़ द इंडिया, जो कि सेकेंड मिशन दुनिया में यहाँ पर लॉन्च करने वाली है। एक्सपोसैट की बात करें तो ये कोलैबोरेशन है इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है, उनके बीच। साइंटिफिक पेलोड्स की अगर हम बात करें या दूसरी चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर 2 पेलोड्स की बात की जा रही है। ठीक है, एक्सपोसैट यहाँ पर पहला तो समझ लीजिए, एक्सपोसैट यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर काम करेगा, ताकि लो अर्थ ऑर्बिट लगभग 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड से लो इंक्लिनेशन हमें देखने मिलेगा, लगभग 6 डिग्री का यहाँ पर ये काम करेगा। दूसरा, और इसी के साथ आप देखेंगे 2 साइंटिफिक पेलोड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, जो कि टेम्पोरल, स्पेक्ट्रल और पोलराइजेशन जैसी अलग अलग एक्स-रे सोर्सेज को यहाँ पर स्टडी करेंगे। मिशन के अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक्स-रे पोलराइजेशन को यहाँ पर स्टडी करना है। वहीं एक लॉन्ग टर्म स्पेक्ट्रल और टेम्पोरल स्टडीज़ क्रिएट करनी है कि कॉस्मिक रेस का सोर्स क्या है, एनर्जी बैंड 0.8-15 keV कहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है। बात करें अगर हम मिशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो लगभग 5 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर पेलोड्स की बात करें तो हियर आर 2 डिफरेंट पेलोड्स। पहला पेलोड आपको देखने मिलेगा विच इज़ द पॉलिक्स, पॉलीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रेज, जो कि मेजर करेगा पॉलीमेरिटी पैरामीटर्स को, मीडियम एक्स-रेज एनर्जी को, जो कि 8 to 30 keV हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। दूसरे की अगर हम बात करें सो दूसरा इज़ दी एक्सपेसेट। ये यहाँ पर एक वैल्यूएबल टाइमिंग
और स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा हमें 0.815 keV एक्सरे फोटॉन्स के अंदर। इंपॉर्टेंस समझिए तो देखिए, पॉलीमेट्रिटी मेजरमेंट एक एक्सीलेंट डायग्नोशन टूल प्रोवाइड करता है ताकि जो एमिशन है, जो अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं जैसे ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन्स स्टार, एक्टिव गैलेक्टिकल न्यूक्लियाई, पल्सर विंड नेबुला या दूसरे जो एमिशन मैकेनिज्म है, इन सभी के अंदर सोर्स कहाँ से आ रहा है उसको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहीं पर अगर आप बात करेंगे पॉलीमेरिटिक ऑब्जर्वेशन को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक और टाइमिंग मेजरमेंट्स के साथ इंक्लूड करते हैं तो हमें एक ओवरऑल एस्ट्रोनॉमिकल एमिशन प्रोसेस पता चल जाती है कि हाउ एवरी सिंगल थिंग इज हैपनिंग। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल किए थे हमने, पॉलराइजेशन ऑफ लाइट एंड पॉलीमेरिटी। दोनों चीज़ों को एक बार समझ लीजिए। देखो, जो लाइट होती है ये अलग अलग फॉर्म्स में ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रैवल करती है। ये जो लाइट है यहाँ पर एमिट की जाती है बाय द डिफरेंट सोर्सेज, चाहे आप बल्ब की बात कर लीजिए, सन की बात कर लीजिए, कैंडल एक्सेट्रा। और यहीं पर इनके अपने अपने वाइब्रेशंस होते हैं अलग अलग प्लेन पर, जिन्हें हम ऑसिलेट्स बोलते हैं कि मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट्स करती हैं, और इसी को अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, आपकी आंख है, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एक अनपोलराइज्ड लाइट जो कि मल्टीपल डायरेक्शन में जाके एक सिंगल फॉर्म में आप तक आ रही है। पॉलराइजेशन की वहीं अगर हम बात करें तो देखिए, ये एक फिनोमेना है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है लाइट्स के वाइब्रेशन को, ठीक है, और लाइट वेव्स को टू वन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, लाइक पॉलराइज्ड सनग्लासेस आजकल बहुत न्यूज़ में है। ये एक स्पेशल टाइप का फिल्टर आपको देखने मिलता है जो कि अलाउ कर देता है केवल एक ही टाइप की लाइट को, जिसका एक स्पेसिफिक पोलराइजेशन डायरेक्शन है, कि वो केवल इस सनग्लास से वही यहाँ पर जा सकती है और बाकी सनलाइट्स यहाँ पर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से जो ग्लेयर है, जो चमक है, वो घट जाती है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है और अनवांटेड पोलराइजेशन नहीं देखने के लिए मिलता। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। देखिए, सपोज दिस इज़ द सन, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड हियर इज़ वन ग्लास। ओके, मेरा ग्लास भी थोड़ा सा विचित्र सा बन रहा है, बट अंडरस्टैंड, बेयर इट विद मी। अब देखिए, यहाँ से एक इस तरीके का आपको डायग्राम समझना होगा। यहाँ से लाइट partially polarized in the horizontal plane by reflecting and it will go directly to the glasses. Unpolarized light यहाँ से सीधी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ग्लासेस यहाँ पर ट्रांसमिट कर देंगे वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट को, जो इनके थ्रू यहाँ पर आ रही थी, और जो ग्लेयर है वो रिड्यूस हो जाएगा, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि जो एक शब्द हम यहाँ पर बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पोलैरिमेट्री, ये क्या है? सो पोलैरिमेट्री की बात करें तो ये एक टेक्निक है जिसकी सहायता से मेजर किया जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि पोलराइजेशन आखिर है क्या। सो पोलरिमेट्री अलाउ कर देती है एस्ट्रोनॉमर्स को कि वो ऑब्जर्व कर सके, मेजर कर सके अलग अलग ऑब्जेक्ट को, जिनके अंदर उनका साइज आ जाता है, शेप आ जाता है, ओरिएंटेशन, डस्ट पार्टिकल या सराउंडिंग कॉमेट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग जो फेंट सोर्सेज हैं, जहाँ पर जो हिडन गैलेक्टिक न्यूक्लियाई हैं, जो स्कैटर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सभी के थ्रू आप देखिए पोलराइजेशन की मदद से इस पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई करना। ओके, सो दिस इज़ दी पोलरीमीटर एंड इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बहुत कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है। एक मॉडलिंग स्टडी पब्लिश हुई है इन दी BMJ, जिसने रिवील किया है आउटडोर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज। इसकी वजह से 2.18 मिलियन डेथ एनुअली हमें इंडिया में देखने के लिए मिलती है, जो कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर बात करेंगे तो चाइना से एटलीस्ट इस जगह पर तो हम सेकंड स्टेज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ग्लोबल इम्पैक्ट में सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है, इट इज़ द फॉसिल फ्यूल।
इस रिसर्च में एक बहुत बड़ी चीज़ पता चली है कि एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है फॉसिल फ्यूल, और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे इसका यूज़ इंडस्ट्री में होता है, पावर जनरेशन में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, और इसकी वजह से 5.1 मिलियन एक्स्ट्रा डेथ हमें पूरी दुनिया भर में देखने के लिए मिलती हैं, विच इज़ शॉकिंग इन नेचर। फॉसिल फ्यूल रिलेटेड डेथ की बात करें तो आपको 61% जो डेथ देखने मिलेंगी, जो दुनिया भर में अगर आप देखेंगे 8.3 मिलियन में से केवल और केवल 61% जो रोल है, सपोज 8.3 बिलियन इज़ दी 100%, तो इसमें से 61% जो डेथ है दुनिया भर में वो फॉसिल फ्यूल्स के पॉल्यूशन की वजह से हमें देखने के लिए मिल रही हैं। इस स्टडी में एक और चीज़ पता चली है, फॉसिल फ्यूल का जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये कहीं ना कहीं इस पोर्शन ऑफ डेथ को कम कर सकता है। रिसर्च टीम की मैथोलॉजी की बात करें तो इन्होंने अपनी एक मॉडल यहाँ पर बनाया था जिसमें अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा को यहाँ पर कलेक्ट किया गया और फॉसिल फ्यूल्स रिलेटेड डेथ को समझा। डेटा सोर्स की बात करें तो जो डेथ हैं इनके लिए यहाँ पर इन्होंने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस, नासा की सैटेलाइट बेस्ड फाइन पार्टिकल्स का डेटा, पॉल्यूशन डेटा, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, एरोसोल्स रिलेटिव रिस्क मॉडलिंग डेटा को यहाँ पर बेस बनाया है और उसके बाद ये फाइंडिंग हमें देखने के लिए मिली है। फॉसिल फ्यूल के अलावा अगर हम देखें तो 4 सिनेरियोज़ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं कि वो क्या सिनेरियो हो सकते हैं। तो 4 सिनेरियो में पहला है कि हमें इम्पैक्ट समझना होगा फॉसिल फ्यूल्स का, दूसरा हमें देखना होगा एक फेज़ आउट करने की, कंप्लीट फेज़ आउट करने की बात करनी होगी इसको, तीसरे सिनेरियो में ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 25 to 50% रिडक्शन हमें लाना होगा फॉसिल फ्यूल्स के साथ, और फाइनली दे आर सेइंग कि एलिमिनेट कर दीजिए उन सारे एंथ्रोपोलॉजिक सोर्सेस को जो कि कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन के बारे में काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आप चाहें तो इसको एक स्टडी के फॉर्म में रख सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन यू विल गेट कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलेट मैट्रेट क्या होते हैं। चूँकि हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोना रिपीट द सेक्शन हेयर अगेन। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, click the photograph and upload it on the given links below. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback because this gives us a lot of encouragement. And don't forget to follow, subscribe and like. Thank you and see you tomorrow.